ऑपरेशन जिब्राल्टर की प्लानिंग 1950s में शुरू कर दी गई थी। इस ऑपरेशन का नाम जिब्राल्टर पाकिस्तान आर्मी ने इसलिए रखा था क्योंकि एक पैरेलल ड्रॉ करना चाह रहे थे मुस्लिम कॉन्क्वेस्ट ऑफ पोर्टुगल स्पेन के साथ। जैसे कि आपको मालूम है कि पोर्टुगल स्पेन में मुसलमानों ने एक बहुत बड़ी फतह हासिल की थी जिब्राल्टर के मुकाम पे, जब उन्होंने अपनी कश्तियाँ जला दी थी और उसके बाद उन्होंने वापसी का कोई रास्ता नहीं छोड़ा था और वहाँ पे फिर एक भरपूर जंग हुई थी जिसके नतीजे में मुसलमानों को फतह नसीब हुई थी। चुनाचे ऑपरेशन जिब्राल्टर को लॉन्च करने का और एग्जीक्यूट करने का फ़ैसला अगस्त 1965 में किया गया। इस ऑपरेशन के तहत पाकिस्तान आर्मी के रेगुलर ट्रूप्स को मुजाहिदीन के साथ मिलके लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस करना था और इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में जाना था, जहाँ पे जाके इन्होंने लोकल पॉपुलेशन को मोटिवेट करना था और इनको तैयार करना था कि एक वहाँ पे अपराइजिंग हो, वहाँ पे एक अपराइजिंग हो इंडियन ऑक्यूपेशन के अगेंस्ट। कश्मीरियों के अंदर एक आज़ादी का जज्बा पैदा किया जा सके कि वो एक आज़ादी की जंग लड़ें जिसमें पाकिस्तान आर्मी और मुजाहिदीन उनका भरपूर साथ दें और मिल के मकबूजा कश्मीर को भारतीय फ़ौज से आज़ाद कराया जा सके। इससे कबल कि हम आपको इस ऑपरेशन के बारे में मज़ीद डिटेल से आगाह करें, थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड को भी समझना ज़रूरी होगा। व्यूवर्स, 1947 की कश्मीर वॉर में इंडिया को काफ़ी भारी नुकसान उठाना पड़ा था और कश्मीर का एक बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के कब्ज़े में आ चुका था, जो आजकल आज़ाद कश्मीर कहलाता है, और उसके साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान का इलाका भी इंडिया इस जंग में हार गया था। इसके बाद एक सिनो इंडियन वॉर हुई जो कि 1962 में लड़ी गई। ये जंग चाइना और इंडिया के माबैन थी और इस जंग में इंडिया को एक बहुत भारी शिकस्त हुई और एक बहुत बुरी इनको मिलिट्री डिफीट हुई, जिसकी वजह से इंडियन आर्मी को चाइनीज़ आर्मी के सामने सरेंडर भी करना पड़ा और काफ़ी ज़्यादा झग घसाई उठानी पड़ी। इन दो एपिसोड्स के बाद और स्पेशली चाइना से 1962 की जंग हारने के बाद इंडियन आर्मी बहुत वीक हो चुकी थी और मिलिटरीली काफ़ी वीक थी। हालांकि पाकिस्तान आर्मी न्यूमेरिकली छोटी थी एज़ कम्पेयर टू द इंडियन आर्मी, छोटी फ़ौज थी पाकिस्तानी आर्मी, लेकिन स्टिल एक पाकिस्तान आर्मी को क्वालिटेटिव एज हासिल थी इंडिया पर से, यानी कि पाकिस्तान की एयर फोर्स, एयर पावर और आर्मर इंडिया से कई गुना ज़्यादा सुपीरियर था। पाकिस्तान के टैंक्स, पाकिस्तान के जहाज़ इंडिया से कहीं गुना ज़्यादा सुपीरियर थे और टेक्नोलॉजी वाइज पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान एयर फोर्स, पाकिस्तान नेवी इंडिया से बहुत आगे थे और बहुत ज़्यादा मजबूत थे। इसके अलावा एक तीसरा फैक्टर रन ऑफ कच्छ भी था जो कि 1965 में लड़ी गई थी और रन ऑफ कच्छ की जंग में पाकिस्तान को बहुत बड़ी कामयाबी हुई थी इंडियन आर्मी के ख़िलाफ़, जिसकी वजह से पाकिस्तान आर्मी का मोरल मज़ीद हाई था और चांसेस बहुत ब्राइट थे पाकिस्तान के कि पाकिस्तान इंडिया को जंग में शिकस्त दे सकता है। इससे पहले दिसंबर 1963 में एक बहुत ही मुक़द्दस चीज़ मुसलमानों की, हज़रत बल शाइन श्रीनगर से चोरी हो गई थी और वहाँ के मुसलमानों का ये मानना था कि ये काम हिंदुओं ने किया है और इसमें इंडियन आर्मी इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा वहाँ पे एहतजाज हुआ, बहुत खून खराबा हुआ और काफ़ी ज़्यादा मुसलमानों में इंडियन आर्मी और इंडियन गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ नफ़रत पाई जाती थी। इन फैक्टर्स को देखते हुए पाकिस्तान आर्मी की हाई कमांड का ये ख्याल था कि एक बड़ी आइडियल सिचुएशन है कि कश्मीर में लोगों को तैयार किया जाए एक आज़ादी की फ़ैसला कुन जंग के लिए और कश्मीर को आज़ाद करवाया जाए भारतीय कब्ज़े से।
अगर हमारे व्यूवर्स ये जानना चाहते हैं कि हज़रत बल श्राइन में कौन सी मुक़द्दस चीज़ थी मुसलमानों की, जिसकी चोरी की वजह से इतना ज़्यादा गम और गुस्सा पाया गया मुसलमानों में और इतना बड़ा एहतजाज हुआ, तो इसके लिए आप हमारी अगली वीडियोस का इंतज़ार करें। आप हमारी चैनल को विज़िट करें और आपको ये वाली वीडियो भी मिल जाएगी। व्यूवर्स, जैसे कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि इस ऑपरेशन जिब्राल्टर की प्लानिंग 1950 से शुरू कर दी गई थी और इस ऑपरेशन को जब 1965 अगस्त में लॉन्च किया गया तो इससे कबल एक ऑपरेशन नुसरत भी लॉन्च किया गया था, जिसका मेन मकसद था ग्राउंड वर्क करना, इंटेलिजेंस गैदरिंग और उस वक़्त की सीज़ फायर लाइन, जो कि अब लाइन ऑफ कंट्रोल कहलाती है, में एंट्री पॉइंट्स को तलाश करना, इसमें लूप होल्स को तलाश करना कि कहाँ से मुजाहिदीन को अंदर कश्मीर में दाखिल किया जा सकता है। और ये ऑपरेशन नुसरत इस हवाले से काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हुआ था और काफ़ी मालूमात इसमें गैदर हुई थी और इस में जो मालूमात गैदर हुई थी इसी की बेसिस पे आगे ऑपरेशन जिब्राल्टर को एग्जीक्यूट किया गया। ऑपरेशन जिब्राल्टर को उस वक़्त के फ़ॉरेन मिनिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो की मुकम्मल हमायत हासिल थी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो क्योंकि उस वक़्त के सदर और फील्ड मार्शल जनरल अयूब ख़ान के काफ़ी करीबी माने जाते थे, तो इसलिए उनकी रज़ामंदी इस ऑपरेशन में बहुत ज़रूरी थी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का ख़्याल था कि ये जंग सिर्फ़ और सिर्फ कश्मीर तक महदूद रहेगी और कभी भी इंडिया इंटरनेशनल बॉर्डर जो कि लाहौर वाली साइड पे मौजूद था उसको क्रॉस नहीं करेगा और यूं इंडिया को एक शिकस्त दी जाएगी और कॉन्फ्रेंस टेबल पे लाया जाएगा जब इस पे सारी मामला तय किए जाएंगे। ऑपरेशन जिब्राल्टर के लिए मुख्तलिफ़ फोर्सेस को तैयार किया गया और ये फोर्सेस एक मिक्सचर थी पाकिस्तान आर्मी के रेगुलर ट्रूप्स का और कश्मीरी मुजाहिदीन का और मुख्तलिफ़ वॉलंटियर्स का। इनमें से कुछ फोर्सेस के नाम थे सलाउद्दीन फ़ोर्स, जो कि श्रीनगर वैली में जिसने ऑपरेट करना था, गजनवी फ़ोर्स जिसने राजौरी में ऑपरेट करना था, तारिक फ़ोर्स जिसने कारगिल द्रास में हमला करना था, बाबर फ़ोर्स जिसने नौशेरा सुंदरबानी में हमला करना था, कासिम फ़ोर्स जिसने बंदीपुरा सोनारवेन में हमला करना था, खालिद फ़ोर्स जिसने काजी नाग नौगाम में हमला करना था, नुसरत फ़ोर्स जिसने ठठवाल में हमला करना था, सिकंदर फ़ोर्स जिसने गुरैस में जाके लोगों को मोटिवेट करना था कि वो आज़ादी की जंग के लिए उठ खड़े हों और वहाँ पे हमला करना था, और एक खिलजी फ़ोर्स थी सबसे एंड में जिसने केल मिनी मर्ग में जाके हमला करना था। ये मुख्तलिफ़ फोर्सेस थी जो तश्कील दी गई थी और इनका रेशियो कुछ इस तरह से था कि ज़्यादातर इनमें तादाद मुजाहिदीन की थी और वॉलंटियर्स की थी और इसमें पाकिस्तान आर्मी के रेगुलर ट्रूप्स भी थे। कुल टोटल अगर स्ट्रेंथ देखी जाए इस फोर्स की तो ये एस्टिमेटेडली 5,000 से 7,000 के दरमियान की फ़ोर्स थी। चुनाचे अगस्त 1965 को पाकिस्तान आर्मी के फ़ौजी और आज़ाद कश्मीर रेगुलर फ़ोर्स, जिसको अब आज़ाद कश्मीर रेजिमेंट कहा जाता है, ने सीज़ फायर लाइन को क्रॉस किया और पीर पंजल रेंज में से गुज़रते हुए गुलमर्ग, यूरी और बारामूला में दाखिल हुए। इस फोर्स ने, जिसको कलेक्टिवली जिब्राल्टर फोर्स का नाम दिया गया था, का मेन मकसद था कि जितनी भी कश्मीर की ऊंची पहाड़ियां हैं उनको ऑक्यूपाई किया जाए, उन पहाड़ियों पर कब्ज़ा किया जाए और हाइट का इस्तेमाल किया जाए और वहाँ से
इंडियन आर्मी को निशाना बनाया जाए। इस जिब्राल्टर फोर्स को कमांड कर रहे थे उस वक़्त के पाकिस्तान आर्मी के मेजर जनरल अख्तर हुसैन मलिक, जो GOC थे 12 डिवीज़न। ये जो जिब्राल्टर फोर्स थी, जैसे कि हम आपको बता चुके हैं, 10 मज़ीद फोर्सेस में डिवाइडेड थी और हर फोर्स जो थी वो 5 कंपनीज़ को रिप्रेजेंट करती थी। यानी कि एक फ़ोर्स में 5 कंपनीज़ थीं और ये 10 फोर्सेस थीं और इनको कलेक्टिवली जिब्राल्टर फोर्स कहा जाता था। इस जिब्राल्टर फोर्स ने कश्मीर में दाखिल होकर एक गोरीला वॉरफेयर का आगाज़ किया। जो वहाँ की लोकल पॉपुलेशन थी, जो वहाँ के कश्मीरी थे, उनको साथ में लाया और वहाँ के ब्रिजेस को नुकसान पहुँचाया, टनल्स को तबाह किया, जो इंडियन आर्मी की कम्युनिकेशन लाइंस थी उनको तबाह किया, लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशंस को तबाह किया और इंडियन आर्मी के हेड क्वार्टर्स पे बराह रास्त हमले किए गए और जो एयरफील्ड्स थी इंडियन आर्मी की, इंडियन एयरफोर्स की, उन पे हमला किया गया और यूँ एक बहुत बड़ी अपराइजिंग शुरू हो गई कश्मीर में। लेकिन ये अपराइजिंग इस हद तक नहीं जा सकी जिसका ख्याल पाकिस्तानी कमांडर्स कर रहे थे और इन 10 फोर्सेस में से सिर्फ एक फोर्स, जिसका नाम गजनवी फोर्स था, जिसको मेजर मलिक मुनव्वर ख़ान अवान लीड कर रहे थे, ने अपना ऑब्जेक्टिव अचीव किया। गजनवी फोर्स, जो कि मेजर मलिक मुनव्वर ख़ान अवान के अंडर थी, ने राजौरी एरिया में बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की और बहुत मुनज़्ज़म अंदाज में इस ऑपरेशन को कामयाब किया। गजनवी फ़ोर्स की टोटल स्ट्रेंथ 200 थी, जिसमें पाकिस्तान आर्मी के रेगुलर ट्रूप्स, मुजाहिदीन और कुछ SSG कमांडोज़ भी शामिल थे। इस फोर्स ने बहुत ही बहादुरी के साथ इंडियन आर्मी का मुकाबला किया और इंडियन आर्मी को बहुत भारी जानी नुकसान पहुंचाया। इस गजनवी फ़ोर्स को एक इंतहाई बहादुर पाकिस्तानी मेजर, जिनका नाम मुनव्वर ख़ान अवान था, लीड कर रहे थे और एक बहुत ही अच्छे कैरियर ऑफिसर थे मलिक मुनव्वर अवान ख़ान। ये ब्रिटिश इंडियन आर्मी से ताल्लुक़ रखते थे और जब पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ तो पाकिस्तान आर्मी को इन्होंने उस वक़्त के वज़ीर आज़म लियाक़त अली ख़ान की ख़ुसूसी सिफारिश पे ज्वाइन किया और ये आज़ाद कश्मीर रेगुलर फ़ोर्स, जो कि आज की आज़ाद कश्मीर रेजिमेंट है, उसका हिस्सा बने। राजौरी के मुकाम पे इंडियन आर्मी को बहुत सख्त पसपाई का सामना करना पड़ा और जब इन पे हमला किया गया तो इनको कुछ भी समझ ना आई और बुखलाहट का शिकार हो गए। इस गजनवी फ़ोर्स ने 500 मुरबा मील किलोमीटर का रकबा, जो कि राजौरी में फॉल करता था, उस पर कब्ज़ा कर लिया और वहाँ की लोकल पॉपुलेशन ने बहुत मदद की पाकिस्तान आर्मी की और मेजर मुनव्वर ख़ान ने बहुत ही दिलेरी का मुज़ाहरा किया, जिसकी वजह से बाद में इनको किंग ऑफ राजौरी का भी खिताब दिया गया उस वक़्त के फील्ड मार्शल और सदर अयूब ख़ान की जानिब से। मेजर मुनव्वर ने टोटल रिट कायम कर रखी थी राजौरी में और वहाँ पे अपने मर्ज़ी के DC, SP और जजेस, तहसीलदार और थानेदार SHOs उन्होंने लगाए और मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया था राजौरी पे। लेकिन व्यूवर्स, गजनवी फ़ोर्स के अलावा बाकी की जो 9 फोर्सेस थीं उनको बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ा
बावजूद इसके कि उन्होंने काफ़ी इंडियन आर्मी की कैजुअलिटीज़ की, उनको काफ़ी नुकसान पहुंचाया, काफ़ी भारतीय फ़ौजी मारे गए, लेकिन क्योंकि इन इलाकों में उस वक़्त की जो कश्मीरी पॉपुलेशन थी वो मुकम्मल तरीके से आज़ादी के लिए तैयार ना थी, और ना उस वक़्त की कश्मीरी अवाम में इतना जज्बा था, ना उनमें इतनी ख़ुद अतमादी थी कि वो आज़ादी का ख्वाब देख सकते, और गद्दारों की मौजूदगी की वजह से वहाँ पे मौजूद पाकिस्तान आर्मी के फ़ौजियों की और मुजाहिदीन की इंफॉर्मेशन इंडियन आर्मी इंटेलिजेंस को मिलना शुरू हो गई, और वहाँ पे मौजूद गद्दार कश्मीरियों ने ये इंफॉर्मेशन इंडियन आर्मी तक पहुँचाई कि फ़लाँ फ़लाँ इलाके में फ़लाँ फ़लाँ जगह पे पाकिस्तान आर्मी के फ़ौजी मौजूद हैं और उनके साथ मुजाहिदीन भी हैं। और इन मुट्ठी भर गद्दार कश्मीरियों ने न सिर्फ पाकिस्तान की फ़ौज और मुजाहिदीन के साथ गद्दारी की, बल्कि अपनी कश्मीरी कौम के साथ, अपने कश्मीरी भाइयों के साथ भी गद्दारी की, और यूँ वो सपोर्ट ना मिल सकी इन फोर्सेस को जिसकी वो तवक्को कर रहे थे कश्मीरी अवाम से, और इस वजह से काफ़ी जानी नुकसान भी उठाना पड़ा इन फोर्सेस को। और यूँ ये ऑपरेशन एक स्टेलमेट की सूरत अख्तियार कर गया, और इस ऑपरेशन में इतने कोई खातिर खा नताइज ना हासिल किए जा सके। व्यूवर्स, आज भी हिस्टोरियंस इस चीज़ पे एक डिबेट करते हैं और उसको ओपनली डिस्प्यूट करते हैं कि क्या ऑपरेशन जिब्राल्टर एक वेल कंसीव्ड, वेल प्लान्ड ऑपरेशन था या एक क्लमजी अटेम्प्ट थी जिसको ख़त्म ही होना था, जिसको नाकामी और रसवाई का ही सामना करना पड़ना था। तो इसमें जो हमारा इंडिपेंडेंट एनालिसिस है वो कहता है कि ये ऑपरेशन एक बहुत वेल कंसीव्ड और वेल प्लान्ड ऑपरेशन था, जिसका कामयाब होना बहुत हद तक मुमकिन था, जिसका आप अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि अगर ये ऑपरेशन इतना फ्लॉड होता तो कभी गजनवी फ़ोर्स को इतनी बड़ी कामयाबी ना मिलती कि वो पूरे राजौरी के इलाके को, 500 मरबा मील इलाके को अपने कब्ज़े में कर लेते और वहाँ पे एक मुकम्मल हुकूमत फॉर्म करते, जिसमें एक मुकम्मल रिट थी उस वक़्त के गजनवी फ़ोर्स के कमांडर मेजर मलिक मुनव्वर ख़ान की। अगर तो ऑपरेशन फ्लॉड होता तो 10 की 10 फोर्सेस को इसमें नाकामी का सामना करना पड़ता, लेकिन एक फ़ोर्स का कामयाब हो जाना भी इस चीज़ की दलील है कि अगर इस ऑपरेशन को प्रॉपरली एग्जीक्यूट किया जाता, इसमें एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होता और जो वहाँ की लोकल कश्मीरी पॉपुलेशन थी उसकी सपोर्ट हासिल होती, जो कि राजौरी में गजनवी फ़ोर्स को थी, तो ये ऑपरेशन ज़रूर कामयाब हो सकता था और पूरा का पूरा कश्मीर ज़रूर आज़ाद किया जा सकता था। लेकिन क्योंकि एक इंटेलिजेंस फेलियर था पाकिस्तान गवर्नमेंट के पार्ट पे, और वो इस चीज़ को ना समझ पाए थे कि वहाँ की कश्मीरी अवाम अभी आज़ादी का ख्वाब देखने के काबिल नहीं है, अभी आज़ादी का ख्वाब देखने के लिए तैयार नहीं है, तो ये ऑपरेशन वक्त से पहले लॉन्च कर दिया गया और यूँ एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हाथ से निकाल दी गई। राजौरी में गजनवी फ़ोर्स की सक्सेस इस चीज़ का मुंह बोलता सबूत है कि इस ऑपरेशन की प्लानिंग में कोई फॉल्ट ना था। हाँ, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि इस ऑपरेशन में जो कोऑर्डिनेशन था आपस में इन 10 फोर्सेस का, वो इतना मिसाली ना था, क्योंकि ये एक आइसोलेटेड गुरिल्ला जंग लड़ रहे थे। अगर इनका आपस का कोऑर्डिनेशन थोड़ा बेहतर होता तो शायद नताइज इससे कहीं मुख्तलिफ होते। नतीजतन
पाकिस्तान आर्मी के नौजवानों को और मुजाहिदीन को मकबूजा कश्मीर से बाहर निकलना पड़ा और यूँ इस ऑपरेशन को वो मतलूबा नताइज जो दरकार थे वो हासिल ना हो सके। नाज़रीन, अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो उसको ज़रूर लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।